एनबी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। हेल्थ कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके अलावा नाम, जन्म का साल, लिंग, पता जैसी सामान्य जानकारियां भरनी होगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। बच्चों के लिए भी सेम प्रोसेस से आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश के सामान्य नागरिकों की ताकत बढ़ी है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूजर, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। आज राशन से लेकर के प्रशासन तक सब डिजिटल हो चुका है। बता दें कि इससे पहले ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक देश के 2 करोड़ लोग मुफ्त इलाज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले कई गरीब ऐसे थे जो अस्पताल जाने से बचते थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के कारण उनका ये डर दूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात दिल्ली के नए संसद भवन के निर्माण के लिए जारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। पीएम मोदी रात करीब 8:45 पर बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटा समय उन्होंने बिताया और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का खुद से जायजा लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर्स से बात करते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन के अवसर पर यह टिप्पणी की थी। रक्षा कार्यालय परिसर का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। परिसरों का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री ने परिसर का मुआयना किया था और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि नवनिर्मित रक्षा कार्यालय परिसर सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। आज किसानों का भारत बंद रहा। भारत बंद को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं, पंजाब, बिहार समेत देश के कई राज्यों में किसानों ने प्रदर्शन किया। भारत बंद को किसानों के अलावा कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन रहा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संगठनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। अनेक सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा है। हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला है। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही की सुविधाजनक बनाना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही है। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों की रद्द कराने की मांग को लेकर जारी आंदोलन में शामिल पंजाब के एक और किसान की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। मृतक की पहचान पंजाब के जिला जालंधर के गांव खेला के रहने वाले बघेल राम के तौर पर की गई है, जो कुंडली बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल होने आए थे। भारत बंद को लेकर के आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। क्या किसान देश के नागरिक नहीं है? वो नहीं है परेशानी में। क्या कहती है सरकार? बातचीत एक कल आपको वार्तालाप मान ले आप और चाहते हैं कि किसान मान ले। मनोज झा ने कहा कि ये बहुमत का मगरूर मत रखिए। लोकतंत्र को पंग बना दिया है सरकार ने।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि योगी सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया बढ़ती लागत और महंगाई के अनुरूप गन्ने के रेट 400 प्रति क्विंटल घोषित करें या सरकार की ओर से 50 रुपए क्विंटल का बोनस घोषित रेट के ऊपर अलग से देने की कृपा की जाए। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली के ट्रैफिक पर भी पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों के रूप में गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा आज किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर जांच की गई। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि दिलीप घोष के गनर को पिस्टल लहरानी पड़ गई। चुनाव आयोग इस घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भवानीपुर के जादू बाबू बाजार में बीजेपी सांसद दिलीप घोष अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करने पहुंचे थे। दूसरी ओर खड़ी टीएमसी कार्यकर्ता विरोध करने लगे और विपक्षी दल के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी के स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। हमले में कथित रूप से बीजेपी की युवा मोर्चा के दक्षिण कोलकाता के अध्यक्ष मुकुंद झा घायल हो गए हैं। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे घटनाक्रम से नाराज घोष का कहना है कि अगर हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते तो यहां उपचुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। दिलीप घोष ने बताया कि जब मैं आज भवानीपुर में चुनाव प्रचार करने गया था, इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुझे गालियां दी। मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर में कुछ लोगों से मिल रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और धक्का मुक्की करने लगे। हमारे एक कार्यकर्ता को बुरी तरीके से पीटा गया है। दिलीप घोष ने कहा कि मुझ पर भी हमला हुआ है। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने हमलावरों को डराने के लिए अपनी बंदूकें निकाल ली। अर्जुन सिंह को भी घेर लिया गया और उन्हें वापस जाओ के नारों के बीच इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुराना मुकाम दिलाने के खातिर बड़े अभियान में लगी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 2 हफ्ते के अंतराल पर सोमवार को फिर लखनऊ पहुंची। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद वे सीधा जंबलिंग रोड पर के कॉल हाउस गई। उनका आज कांग्रेस कमेटी के ऑफिस जाने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। मंगलवार सुबह से वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठकों का दौर शुरू करेंगी। लखनऊ में इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रवास 5 दिन का होगा। प्रियंका गांधी सोमवार को शाम 4 बजे लखनऊ पहुंची। इसके बाद कॉल हाउस का रुख किया। पहले उनका सोमवार शाम से ही बैठक करने का कार्यक्रम था। अब वे मंगलवार से काम शुरू कर देंगी। पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक के कामों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगी। चक्रवात गुलाब कमजोर होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे इलाकों में गहरे दबाव का क्षेत्र बना गया। डीप डिप्रेशन पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। मानसून की ट्रफ रेखा जैसलमेर, कोटा, सागर गहरे दबाव के केंद्र और फिर पूर्व की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी से गुजर रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्व मध्य और म्यांमार तट से सटे उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ रविवार शाम से हो रही बारिश लगातार जारी है। ये तट के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई। इसमें 6 मछुआरे सवार थे। ये सभी नाव से तेज लहर के टकराने से समुद्र में गिर गए। इनमें से 2 की मौत हो गई है। 3 सुरक्षित तट पर पहुंच गए हैं और एक मछुआरा अभी भी लापता बताया जा रहा है।
बंगाल में भाजपा को एक और झटका लगता नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के बाद अब हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी के भी बीजेपी छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व लॉकेट चटर्जी से बातचीत कर रहा है। इस बीच टीएमसी महासचिव कृणाल घोष ने सोमवार को दावा किया है कि लॉकेट चटर्जी ने भवानीपुर में भाजपा के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कई कारणों से लॉकेट चटर्जी पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस कर रही हैं, लेकिन अब इस मामले पर लॉकेट चटर्जी खुद सामने आई है और उन्होंने इस खबर को तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताते हुए टीएमसी महासचिव कृणाल घोष पर हमला बोलते हुए कहा है कि कृणाल घोष को अपनी तबीयत ठीक करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आर्मी ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पाने पर घुसपैठ रोधी ऑपरेशन चलाया था। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के साथ फायरिंग के दौरान 4 जवान घायल हुए। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया, जिसके बाद गोलियां चलने लगी। पिछले 2 दिनों से दोनों तरफ से जारी गोलाबारी में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन में एक घुसपैठी भी मारा गया है, जिसकी जानकारी पुष्टि की गई है। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम बारी और उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या में शामिल था। भारत बंद का असर कर्नाटक बेंगलुरु में भी देखने को मिला। बेंगलुरु के टाउन हॉल, मैसूर बैंक सर्कल के आसपास कई जगहों पर भारत बंद को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में उनके संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे जाम किया, लेकिन बाजार पूरी तरीके से खुले रहे। आपको बता दें कि किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते किसान यूनियन ने जिले में करीब 20 जगहों पर रास्ता जाम किया था। शामली में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर किसानों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने 3 काले कानून को वापस लेने और गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर के मांग की है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसको लेकर के शामली में रेलवे फाटक सहित जिले में जगह जगह किसानों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। हमीरपुर के मोदहा कोतवाली में वक्फ बोर्ड की दुकानों के विवाद को लेकर दबंगों ने पति पत्नी पर फायर झोंक दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गोली मारकर युवक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में बीसी संचालक से दिन दहाड़े हुई 4 लाख की लूट की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लूट की सूचना मिलते ही आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक अशोकपुर के पास बाइक सवार बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के बीसी संचालक से करीब 4 लाख लूट लिए, जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी। साथ ही आला अधिकारी एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से बदमाशों की छानबीन कर रहे हैं। हरदोई के शाहाबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में कृषि कानून वापस लेने, गन्ने की कीमत बढ़ाने और किसानों का उत्पीड़न रोकने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चेताया कि अगर गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई
तो प्रदेश की सभी चीनी मिलों में किसान तालाबंदी कर देंगे। यूपी के आगरा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू 2 स्ट्रेन के करीब 13 मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि डेंगू का सबसे खतरनाक स्ट्रेन डेंगू 2 है, जिसमें मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। हालांकि डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यूपी के बस्ती जिले की हरैया तहसील में गोली लगने से एक युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक और साइकिल के रास्ते में आ जाने से दो पक्ष में कहासुनी हो गई, जिसके बाद संतोष नाम के युवक ने गोली चला दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के परही गांव में एक महिला काफी दिनों से गांव के विद्यालय में बीमारी की हालत में रह रही थी। जैसे ही महिला के बीमार होने की सूचना प्रशासन को हुई तो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और महिला को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए महिला को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। यूपी के झांसी में किसानों द्वारा किए गए भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। इस दौरान किसानों ने कहा कि उन्होंने व्यापारियों से भी सहयोग करने की अपील की थी, लेकिन शहर में इसका असर देखने को नहीं मिला। भारत बंद का मिलाजुला असर होने पर किसान नेता गौरीशंकर ने कहा कि शहर के व्यापारी उनके साथ थे, लेकिन पुलिस ने उनका घेराव कर लिया, जिससे व्यापारी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एसएस के सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह युवा डॉक्टरों को सत्ता के खेल में फुटबॉल न बनाए। आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मामले में जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 4 अक्टूबर तक जवाब पेश करे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जम्मू कश्मीर में सोमवार को कई नेताओं का आईना दिखाया। सधे हुए लहजे में अठावले ने फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं जम्मू कश्मीर के मामलों पर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। सरकार के साहसिक कदम के बाद लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करेंगे और आतंकवाद से दूर रहने वाले स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। गोवा के पूर्व सीएम ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी का पर जमकर गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ममता ही एकमात्र ऐसी नेता है जिनमें केंद्र सरकार और भाजपा को चुनौती देने की क्षमता है। आपको बता दें कि पलेरियो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। बिहार की योजना एवं विकास मंत्री बृजेंद्र यादव राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लंबे समय से अनसुना किए जाने को लेकर काफी खफा हैं। उन्होंने ये गुस्सा मीडिया के सामने प्रकट किया। यादव ने कहा कि ये मांग करते हुए हमने कई साल बता दिए, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से समिति गठित की गई। समिति की ओर से रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। लगातार 7-8 साल से ये मांग उठाई जा रही है। हर चीज की एक सीमा होती है, कब तक हम ये मांग उठाते रहेंगे। कानपुर के जाजमाऊ में सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इस दौरान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा कि वे टिकट लेंगी नहीं बल्कि टिकट बांटेंगी भी। शाइस्ता ने मंच पर अतीक अहमद की जेल से भेजे गए पत्र को पढ़ा, जिसमें अतीक ने आरोप लगाया है कि वे अखिलेश यादव की वजह से जेल में है। शाइस्ता ने मंच पर आंसू बहाते हुए पत्र को मध्य प्रदेश झिरनिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और
स्वराज अभियान यात्रा की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर बरसे। शिवराज ने कमलनाथ को ट्विटर मास्टर करार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को जमीन पर आकर जनता से मिलकर हालात को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्विटर पर बोलने से काम नहीं चलेगा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी जनता की भलाई के लिए सदैव दृढ़ संकल्पित है। दिल्ली विश्वविद्यालय और में मान्यता प्राप्त कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का अहम दौर अब शुरू होने के लिए तैयार है, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने कट ऑफ लिस्ट जारी करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता से करीब पहुंचने से रोकने में कामयाब रही टीएमसी उत्साह में डूबी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर गड़ाए पार्टी पश्चिम बंगाल से बाहर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा और गोवा जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने की है, जिसको लेकर त्रिपुरा में तो पार्टी की सक्रियता बहुत बढ़ गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी नीति को लेकर याचिका दायर करने पर उसमें कमी बताना जनहित याचिका का दायित्व है। याचिका में कुछ आंकड़े और उदाहरण भी होने चाहिए। याचिकाकर्ता हर बार अदालत या सरकार पर नहीं छोड़ सकता। इस नसीहत के साथ ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू करने और अन्य निर्देश देने की मांग की गई थी। हरिद्वार के मंगलौर में आजाद समाज पार्टी ने एक सभा का आयोजन किया। सभा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद का जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करेगी आजाद समाज पार्टी। भाजपा सरकार ने केवल पिछड़े और मजलूम लोगों का उत्पीड़न किया है। किसान पिछले कई महीनों से काले कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के आह्वान पर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने अधिकांश सड़कों और रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया, जिससे कि यमुनानगर बस अड्डा भी सुनसान नजर आया। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार जेल में लगातार मिल रही कैदियों की ओर से मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर के हरिद्वार के जेल अधीक्षक ने जिला जेल के सभी बैरकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने बताया कि हर रोज जेल में सर्च अभियान चलाया जाता है। इसमें अब सभी कैदियों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है। बीएसएफ ने सोमवार को अखनूर में एक संदिग्ध बैग बरामद किया। जांच के दौरान बैग से 4 पिस्टल, 100 कारतूस, 8 मैगजीन, 1 किलो नशीला पदार्थ और 2.75 लाख की नकली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है। बीएसएफ पीआरओ ने कहा कि एक विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तलाशी अभियान चलाया गया था। आईएमएस बीएचयू में बीएससी नर्सिंग की परीक्षा न होने के विरोध में नर्सिंग के विद्यार्थी सोमवार को सड़क पर उतर आए। बीएचयू अस्पताल में कामकाज ठप रखकर नर्सिंग महाविद्यालय के बाहर छात्रों ने धरना दिया। इससे अस्पताल में वार्ड, लैब सहित अन्य जगहों पर कामकाज प्रभावित रहा। छात्रों ने परीक्षा कराए जाने, हॉस्टल न दिए जाने आदि मांगों के पूरा न होने पर आईएमएस निदेशक समेत अन्य अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। गोरखपुर जिले के चंपा देवी पार्क में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा हो सकती है। ये सभा पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे के समापन के मौके पर होनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई द्वारा इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीडीए से अनुमति लेने के बाद जिला प्रशासन से अनुमति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि जनसभा की तारीख के बारे में अभी पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि उनकी नीतियों को लेकर के कमलनाथ सरकार की तरफ से सीधा निशाना साधा गया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी कमलनाथ को ट्विटर किंग कहा गया था, जिसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।